अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे लिसनर में एज यूजुअल एक ही बंदा जो आपका सर खा रहा है। स्टार्ट करेंगे यूरिन एनालिसिस से। आह, सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत ये है कि एक तो जनरल एवेल्यूशन ऑफ हेल्थ, ओवरऑल हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी हेल्थ का क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि यूरिन के अंदर जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ रहे होंगे या कम आ रहे होंगे, उसी से हमारी हेल्थ स्टेटस पता लगेगा। पहला ये। अब पहला पॉइंट हेल्थ का है, तो उसी से दूसरा पॉइंट निकाला हमने डिजीज़ का। एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ है। सेकंड पॉइंट इज टू डायग्नोस डिजीज। और डिजीज के अंदर सबसे पहले यही, क्योंकि यूरिन के साथ सबसे पहला ऑर्गन हमारा किडनी का अटैच है। तो किडनी या यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स कुछ आ जाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। इसके अंदर और से कोई कई सारे डिसऑर्डर लिखे होंगे उन्होंने। सिस्टेमिक डिजीज डेट अफेक्ट किडनी फंक्शन। उसके अलावा कुछ ऐसे, मतलब एक तो मेनली डिसऑर्डर ऐसे आ जाएं किडनी या यूरिनरी ट्रैक के, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाएं जो कि किडनी को के फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हो, जो खराबी पैदा कर रहे हो। लाइक लिवर और बिलीरुबिन, सारा उसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं, बिलीरुबिन के इश्यूज आते हैं। तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीज डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज। डायबिटीज ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हम कार्ब्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ग्लूकोज का लेवल हमारे यूरिन के अंदर आने लग जाता है। तो इस तरह यूरिन एनालिसिस से हम इन चीजों को हम पता करते हैं कि जैसे किडनी डिजीज है। अगर बिलीरुबिन का लेवल हाई है तो हम पता करते हैं कि लिवर की डिजीज है। अगर इसी तरह हम बहुत ज्यादा शुगर आ रही है तो हम उसे डायबिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। आगे कलेक्शन मेथड है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ कलेक्शन मेथड। सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि एक वाइड माउथ, क्लीन्ड और ड्राई कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर हम यूरिन की कलेक्शन करेंगे। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है ना, कलेक्ट यूरिन ड्यूरिंग मिड ऑफ यूरिनेशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। टाइप्स ऑफ कलेक्शन हम लिखी हुई हैं इसके अंदर। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन है। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन के अंदर सिंपल सा पॉइंट ये है कि हमने बिल्कुल शुरू के और बिल्कुल एंड से ये स्किप कर देना है। बिल्कुल सेंटर जो होता है ना, उस टाइम पे यूरिन का सैंपल लेना है। लाइक जैसे यूरिनेशन स्टार्ट होगी, कुछ एक ड्रॉप्स के बाद आपने सैंपल लेना स्टार्ट करना है, और बिफोर द एंडिंग उसको सैंपल को लेना बंद कर देना है। तो इट इज नॉन एज मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। क्लीन कैच स्पेसिमेन के अंदर ये होता है कि जेनिटल एरिया और यूरिनरी सिस्टम का जो जितना भी वो ओपन एरिया होता है, उस सारे को अच्छी तरह साफ किया जाता है। और उसके बाद यूरिनेशन का वही है कि सेंट्रल जो यूरिनेशन यानी कि प्रोसेस के दरमियान में जो पॉइंट है, वहां से हमने उसको लेना है। ठीक है। आगे टाइम टू कलेक्शन। टाइम कलेक्शन होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अंदर कलेक्ट करनी होती है। और फोर्थ वन है कैथेटर स्पेसिमेन, जिसके अंदर एक ट्यूब, मतलब ऐसे कुछ बंदे जो कि खुद से यूरिनेट नहीं कर सकते, उनके लिए फिर एक टाइप ऑफ ट्यूब जैसे होती है ना, मतलब एक ट्यूब की टाइप होती है। तो एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है उसके अंदर। और उससे फिर आगे जो है ना वो, क्योंकि ट्यूब डायरेक्टली लग जाती है, पेशेंट ऐसे पेशेंट जिन जो खुद से यूरिनेट नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर फिर हम उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं तो आगे आ जाता है। अच्छा, ये चार हो गई। अच्छा, इन्फेंट्स के अंदर दो तरीकेकार होते हैं। उसमें पहला जो है वो ये है कि एक बैग लिया जाता है जो कि उसकी, मतलब उस यूरिनरी पार्ट के इर्द गिर्द जो है वो क्लीन प्लास्टिक बैग को होल्ड कर दिया जाता है, लाइक अ पैम्पर। तो वो उसके अंदर जो भी है, जैसे जो भी वो यूरिनेट करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है ना उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। दूसरा मेथड है सुप्रा प्यूबिक पंचर। बेसिकली इसके अंदर किया क्या कर जाता है कि जो आपका पेट, उस बेबी का जो पेट का पोर्शन होता है ना, पेट वाली साइड से ब्लैडर के अंदर एक नीडल या ये ट्यूब इंसर्ट की जाती है और पीछे से ब्लो किया जाता है, यानी कि एयर पीछे से ब्लो इन की जाती है। उस एयर की वजह से जो यूरिन है वो थ्रू यूरिथ्रा वो बाहर आ जाता है, जिसको वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये अर्जेंट सैंपल जब चाहिए होता है ना, अब बेबी हर टाइम तो यूरिनेट नहीं ना कर रहा, तो अर्जेंट आपको सैंपल चाहिए, तो फिर इस मेथड के थ्रू जो है ना वो यूरिन का सैंपल लिया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन मेथड है। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ यूरिन सैम्पलिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ यूरिन सैम्पलिंग हो सकती है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि देखो, सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मुराद ये है कि कभी भी अभी उठ के जो है लेबोरेटरी गए, वहां पे जाके सैंपल दे दिए। और ये मोस्ट कॉमन होती है कि जो भी आपको भी कहा जाता है कि जाओ, अभी जाओ और जाके सैंपल ले आओ। तो ये रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। और इसका पर्पज भी रूटीन स्क्रीनिंग होता है। रूटीन स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि ऐसे जनरल अपने यूरिन का स्टेटस देखना है कि इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट, कोई ऐसा कंपाउंड जो तो नहीं है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। जनरल सैम्पलिंग। मॉर्निंग सैंपल होगा कि उठने के बाद सबसे पहले यूरिन अपने
करने हैं और इसके स्पेसिफिक पर्पसेज हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने इसके एमसीक्यू बेसिस को याद रखना है कि मॉर्निंग सैंपल प्रेगनेंसी टेस्ट, मॉर्निंग सुबह प्रेगनेंसी एक नई सुबह आती है, मतलब इस तरह करके कुछ स्टोरियाँ ही बना लो। तो मॉर्निंग सैंपल के पहला मॉर्निंग का पहला सैंपल और प्रेगनेंसी भी एक नई दुनिया नई सुबह। तो ये सीन है। क्लीन कैच सैंपल, इसके अंदर पहले कुछ एमएल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और प्रॉपर क्लीनिंग के बाद, अच्छा इसका देखो जिस चीज में क्लीनिंग अच्छी तरह की जा रही है, बहुत अच्छी तरह क्लीनिंग की जा रही है, उसका क्या पर्पज होगा कि ताकि हम बाहर से कोई चीज कंटेमिनेट ना करें। तो इससे हमें पता लगेगा कि यूरिन के अंदर ऑलरेडी क्या क्या कल्चर कल्चर तो वही ना, बैक्टीरियल कल्चर या कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो जिस चीज को हम पहले से अच्छी तरह साफ करें, उसका पर्पज यही होगा कि उसके अंदर से कल्चर फाइंड आउट कर सकें। सही है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि क्लीन कैच सैंपल जो है वो कल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। 24 आवर यूरिन ऑफ वन डे एंड नाइट एंड फर्स्ट यूरिन ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, एक पूरे दिन और रात का यूरिन और अगले दिन का पहला यूरिन इसको कलेक्ट किया जाता है। और इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव से मतलब ये कि कोई डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या यूरिन की जो एक कंपोजिशन होती है वो मेंटेन हो रही है, और क्वांटिटेटिव का कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा कंपाउंड ज्यादा है कौन सा कम है, तो वो क्वांटिटेटिव आ जाएगा। पोस्ट प्रेंडियल, प्रेंडियल होता है खाना, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद, जब खाना खाने से 2 घंटे बाद है, इस तरह की ब्लड शुगर का हम लेवल चेक करते हैं, ब्लड के अंदर हम चेक करते हैं वो लगा के क्या कहते हैं, जो ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो वो भी खाना खाने के 2 घंटे बाद। इस तरह अगर यूरिन का सैंपल ले रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज टू डिटरमाइन डायबिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, डायबिटीज फाइंड आउट करने के लिए हम उसको चेक करते हैं। और सुप्रा प्यूबिक एस्पायर्ड, ये जो हमने इन्फेंट में पढ़ा था ना, सुप्रा प्यूबिक पंक्चर, तो उसके अंदर नीडल एस्पायरेशन की जाती है। और इसका पर्पज ये होता है कि ऑब्टेनिंग स्टीराइल यूरिन, स्टीराइल यूरिन से मतलब ये कि जो स्टीराइल एंड अर्जेंट सैंपल, यहाँ पे लिख लेना अर्जेंट सैंपल चाहिए होता है। तो अर्जेंटली अगर कोई चाहिए तो आपके लिए फिर ये ऑप्शन आती है। आगे आ जाता है स्टोरेज ऑफ यूरिन। स्टोरेज ऑफ यूरिन में अंदर कहते हैं कि 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर आपने वैसे यूरिन बाहर ही रखना है ना रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप 2 घंटे के लिए रख सकते हो। बट इफ यू वांट टू लाइक गो फॉर 8 आवर्स की फ्रीजिंग, मतलब आपने कहना है कि 8 घंटे बाद जो है वो मैंने इसकी कुछ सैंपलिंग वगैरह करनी है, जो भी करना है, तो उसके लिए फिर आपको उसको 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको उसको फ्रीज करना पड़ेगा, या रेफ्रिजरेट जैसे हम कहते हैं। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन वो कहते हैं कि यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि जो प्रिजर्वेशन है ना वो इंटरफेयर कर जाती है रिएजेंट स्ट्रिप एंड स्ट्रिप यूजिंग टेक्निक्स एंड विद केमिकल टेस्ट फॉर प्रोटीन। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, देखो आपको पता है कि स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, स्ट्रिप्स के ऊपर ना कुछ ऐसी स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक रिएजेंट्स लगे होते हैं। हम उन स्ट्रिप्स को यूरिन के अंदर डिप करते हैं, उसके ऊपर जैसे ही कलर चेंजेस आते हैं उस बेस पे हम बताते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर चलते दूसरा जो है वो कहता है कि अगर प्रोटीन आपने मेजर करनी है, किसी कोई ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अपने प्रोटीन मेजर करते हैं कि उसके अंदर केमिकल टेस्ट होते हैं, तो उन केमिकल टेस्ट के साथ प्रिजर्वेशन जो है वो जो है ना वो कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए प्रिजर्वेशन यूजुअली जो है वो हम नॉर्मल रूटीन के अंदर हम इसको जो है वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू वांट टू स्टिल प्रिजर्व, तो उसके लिए 24 घंटे के लिए अगर हमने किसी सैंपल को प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए फिर ये है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ उन्होंने प्रिजर्वेटिव लिखे हुए हैं इस साइड पे, और इस साइड पे उनके लिखे हुए हैं किस पर्पज के लिए। HCl है तो एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, विनाइल, मेंडेलिक एसिड, VMA सिर्फ याद कर लेना, एंड स्टेरॉइड। अब इसका क्या रट्टा मारना है आप लोगों ने, वैसे नहीं याद होंगे। तोलिन, तोलिन क्या कहता है कि ये एक थिन लेयर बना लेता है फिजिकल बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड एयर। अब इसका मेथड तोलिन, तौलिया पता है ना, तौलिया, तो उसी से निकाल लो तोलिन। तोलिन जो है वो तौलिया एक ब्रिक्स होता है या एक कपड़ा होता है जो कि आप अपने ऊपर करते हो और एक लेयर बना लेता है वो आपके बालों पे, फर्ज कर लो। बालों पे तौलिया क्यों रखते हैं, ताकि बाहर से कोई चीज, जैसे फर्ज कर लो आपने बालों को कपड़ा रख लिया, तौलिया रख लिया अंधेरी में, तो इसका पर्पज ये होता है कि बाहर से एयर या बैक्टीरिया या कोई भी चीज नहा के निकले तो कोई चीज उसके ऊपर गिरे ना। काइंड ऑफ ये टॉलिन जो है एक लेयर बना लेती है फिजिकल बैरियर, जिससे बैक्टीरिया और एयर एयर से बचाया जा सके किसको, यूरिन सैंपल को। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जनरल प्रिजर्वेटिव है, और इसको अगर आप यूज करते हो तो विदाउट रेफ्रिजरेशन आप 24 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और थाइमोल, इनहिबिट बैक्टीरिया एंड फंजाई। थाइमोल वो जिसमें होता है ना फिनाइल, फिनाइल और फिनाइल थाइमोल इस तरह करके ना नाम आते हैं, मुझे याद है फिनाइल है उसका नाम, इस तरह का ही होता है थाइमोल। तो उसका पर्पज भी क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई को इनहिबिट करना। और फॉर्मालिन जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट पता नहीं क्या होता है, शायद फॉर्म मेकिंग एलिमेंट या कुछ एलिमेंट पहले से बन गए हो तो उसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं। तो फॉर्मालिन के लिए तो फॉर्म, फॉर्म,
इस तरह याद रह जाएगा। बाद में रटा ही रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पास और टाइम और कंडीशन नहीं है हमारे पास। यूरिन एग्जामिनेशन तीन तरह की हो सकती है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उसके यूरिन के फिजिकल फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। केमिकल के अंदर हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी कंपोजिशन के मतलब बात करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक के अंदर उसके अंदर डिफरेंट अदर कंपाउंड जो कि सिस्ट हो गए, कास्ट हो गए, क्रिस्टल्स कुछ बन जाते हैं, तो उन चीजों को हम फाइंड आउट करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पहले तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। इस पूरे टेबल में लेफ्ट साइड के ऊपर नॉर्मल रेंजेस लिखी हुई हैं और राइट साइड के ऊपर हाई या लो रेंज या उनकी वजूहत लिखी हुई हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है वो एक बंदा जो है वो 600 से 1200 ml पर डे जो है उसको यूरिन है। ठीक है, और अगर ये इंक्रीज कर रहा है, हाई यूरिन प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि रिलीज आपको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, 1200 से हाई जा रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, पोली का मतलब ज्यादा, यूरिया का मतलब यूरिन, तो पोली यूरिया, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पोली यूरिया। फिजियोलॉजिकल, इसकी दो तरह की कंडीशन हो सकती है। फिजियोलॉजिकल से मुराद है कि फंक्शनल कुछ ऐसी चेंजेस आ जाएं, फंक्शनली कुछ चेंजेस आ जाएं कि आपने ज्यादा पानी पिया तो बॉडी ने फंक्शन करते हुए उस ज्यादा पानी को रिमूव करने के लिए बाहर निकाल दिया, या आपने डाई यूरेटिक्स ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिनेशन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली इन दोनों की कंडीशंस की वजह से जो यूरिन का आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कुछ ऐसी हैं जिससे बीमारियां हैं, उनके अंदर भी यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें पैथोलॉजिकल डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज का मतलब ही लॉट ऑफ यूरिन होता है। ठीक है, तो मेलाइटस हो या इंस्पाइडस हो, दोनों के अंदर यूरिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। एंड विद दैट वी हैव क्रॉनिक रीनल फेलियर। अगर बीमारियां रीनल की हैं तो वो उस केसेस में भी हाई होगा। और लो यूरिन डिक्रीज किसमें होगा, ओलिगेरिया या ए एन यूरिया। ओलिगेरिया होता है कि लो, और एन यूरिया का मतलब होता है कि जीरो, जीरो यूरिन आउटपुट। तो ये इस तरह की कंडीशन किसमें हो सकती है, एक तो जिस तरह हमने ज्यादा इनटेक किया था तो ज्यादा हो रही थी, कम इनटेक करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाए तो कम। ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई स्टोन बन जाए, या किडनी का डिसऑर्डर आ जाए, तो उस केसेस में भी ये कंडीशन आ जाती है। टर्बिडिटी, फ्रेश यूरिन क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। फ्रेश यूरिन क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कलर हो सकता है उसका येलोइश, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल के अंदर उसके अंदर क्लाउडी यूरिन होगा। क्लाउडी यूरिन जो है वो डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, किसी भी कंडीशन को शो कर सकता है। ठीक है, तो ये चार एक कंडीशन उसने लिखी हुई है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपको पता है व्हाइट है, तो क्लाउडी भी व्हाइट होता है, तो इस वजह से। एपिथेलियल सेल्स होते हैं आपकी जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी लाइनिंग के अंदर। क्रिस्टल्स होंगे अगर कुछ कोई सॉल्ट, सॉल्ट आपको पता है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाए तो उसी के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो साल्ट भी वाइट होता है तो क्लाउड भी वाइट होते हैं। तो वाइट के अंदर एक क्रिस्टल्स आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, बैक्टीरिया और एपिथेलियल सेल्स, ये चारों कंडीशन उसके अंदर हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलर। कलर के अंदर नॉर्मल जो है वो कलर यही होता है कि हमें पता है पेल, या जिसको अंबर येलो भी कह सकते हैं। और ये पेल या अंबर येलो क्यों होता है, ड्यू टू कि उसके अंदर यूरोबाइलिन या यूरोबाइलिनोजन, इस तरह की जो कंपाउंड हैं, ये कलरिंग कंपाउंड हैं, कलर कंपाउंड, तो इनकी प्रेजेंस की वजह से उसका येलो कलर होता है। लेकिन उसके इस तरफ जो है वो उसके डिफरेंट कलर्स लिखे हुए हैं कि और कलर्स की कंडीशंस क्यों हो सकती हैं। ठीक है, तो वो हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह कुछ याद रह जाए। सबसे पहले मिल्की है। मिल्की के अंदर अगर, जिस तरह ऊपर हमने बात की ना क्लाउडी, क्लाउडी भी व्हाइट होता है, तो मिल्की के अंदर क्रिस्टल्स वाली बात की, यहाँ भी हमने क्रिस्टल वाली बात की, सही है। क्रिस्टल साल्ट बनते हैं, तो साल्ट की वजह से क्लाउडी हो रहा है, तो यहाँ भी साल्ट की वजह से क्लाउडी हो रहा है। फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स, अच्छा, अगर एसिडिक यूरिन होगा तो यूरेट क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर अल्कलाइन यूरिन होगा, पीएच उसकी बढ़ चुकी होगी, तो उसके अंदर फॉस्फेट, इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा आगे पास आ जाए तो जिनोलेट के वाइट होती है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स होते हैं वाइट होते हैं। काइलो यूरिया, आई डोंट नो व्हाट इज इट, रटा मार लो। ठीक है, तो इन कंडीशन के अंदर जो है वो मिल्की यूरिन होता है। तो अगर आप वैसे याद करना चाहते हो तो क्रिस्टल्स वाला पॉइंट हमने किया था, ऊपर भी किया था, यहाँ भी किया था। डब्ल्यूबीसी ऊपर किए थे, नीचे पास सेल्स, डब्ल्यूबीसी ही मर के पास सेल्स बनते हैं, तो वो नीचे आ गए। और स्पर्मेटोजोआ कर लो और काइलो यूरिया हो जाएगा। आगे कलरलेस, कलरलेस के अंदर कोई उसमें ज्यादा नहीं कंडीशन दी हुई। क्रॉनिक रीनल फेलियर आ जाए या डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर पानी निकल जाता है। ठीक है, मतलब बहुत यूरिन आ रहा है, लेकिन इतने सॉल्ट्स आपकी बॉडी में नहीं है कि वो उसके अंदर ऐड अप हो जाए, या इतने ये पिगमेंट्स ही नहीं होते, तो इस वजह से उसके अंदर कलरलेस होता है। ऑरेंज यूरिन, आपको पता है ऑरेंज जो है विटामिन ए जो है वो इस तरह के फ्रूट्स में ज्यादा होता है, जो ब्राइट कलर फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना है या इस तरह की कंडीशन है। तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना उसके अंदर, विटामिन ए। तो अगर विटामिन ए या कैरोटीनॉइड ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली कलर क्या होगा,
ऑरेंज होगा, तो आपने ऑरेंज से रिलेट करके इस चीज को याद करना है। येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन कलर क्यों होगा? बिली रूबिन की वजह से। ठीक है, अब आपको पता है स्किन जो जॉन्डिस है, यरकान होता है, उसके अंदर कंडीशन जो है वो हमारी, जो स्किन का कलर है वो येलो हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर येलोइश ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, एम्बर येलो या पेल येलो इज ओके कंडीशन। डार्क येलो या ब्राउनिश येलो जो कलर होता है उसके अंदर बिली रिबिन या जॉन्डिस को वो शो कर रहा होगा। जॉन्डिस कहते हैं यरकान को। ठीक है, स्किन येलो है तो यूरिन भी येलो, ये डार्क येलो आएगा। रेड यूरिन है, उसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, आरबीसीज है। सारी सी बात है, जो चीजें अगर यूरिन के अंदर रेड है तो वो इनकी वजह से आएगा। ब्लैक यूरिन के अंदर दो तीन कंपाउंड लिखे हुए थे, मैथमा मैथिम मैथिमोग्लोबिन, होमोजेनस जेंटेस जेंटिसिक एसिड इन अल्फा प्रोटोनूरिया। गालियां पड़ रही हैं। रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ये, अल्काप्टोनुरिया, ये ऐसे ही याद करना है। मेलिग्नेंट बैक्टीरिया, ब्लैक वाटर फीवर ड्यू टू मलेरिया। मेलिग्नेंट मलेरिया, मलेरिया के अंदर ब्लैक वाटर फीवर उसका दूसरा नाम है। और मेलानिन, ये मेलानोमा एक बीमारी है, ये एक पिगमेंट होता है, स्किन का कलर डार्क होता है इसकी वजह से। तो अगर इसका कंटेंट ज्यादा आ गया तो यूरिन भी ब्लैक होगा। स्मोकी यूरिन, स्मोकी यूरिन के अंदर यह है कि आरबीसी की प्रेजेंस हो, उसकी वजह से यूरिन स्मोकी भी होगा और रेड भी होगा। आरबीसी यहाँ पे भी थे, उसकी वजह से तो डायरेक्टली रेड हो रहा है। और स्मोकी, स्मोकी से मुराद ये है कि उसके अंदर क्या होगा, मतलब स्मोकी कलर होगा उसका। ठीक है, तो आरबीसी की प्रेजेंस को शो करेगा। और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस आपको पता है उसका वो पोर्शन होता है जिसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, तो अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम कह देंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर ये इंस्टेंट होगी तो इसको हम कहेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आगे आ जाता है ऑर्डर। व्हाट इज द कलर, मतलब उसकी स्मेल कैसी है? तो अगर तो नॉर्मली है तो उसके अंदर यूरिनीफेरस यूरिनॉइड ऑर्डर है। ये नॉर्मल वाली लाजमी याद रखना है। ठीक है, यूरिनिफेरस यूरिनॉइड ऑर्डर है। अच्छा, अगर फाउल आती है, अच्छा मैंने ये ऐसे ही याद किया था, मतलब वो स्टोरी तुम लोगों को पसंद नहीं आई। फाउल, फाउल तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप शुरू वहां से करो ना, कि एक फाउल स्मेल आ रही है, यूरिन है, फाउल स्मेल आ रही है, तो सबसे पहले तो वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को शो करेगा। फाउल स्मेल कहाँ से आती है? अच्छा, फिश से आती है, फिश से फाउल स्मेल आती है ना, मछली होती है जो। ठीक है, तो उससे मैंने बताया था। अच्छा, यूटीआई ऊपर भी है, यूटीआई नीचे भी है। अगर फाउल स्मेल आ रही है या फिशी स्मेल आ रही है, दोनों की कंडीशन है यूटीआई। लेकिन जो फिशी स्मेल है उसके अंदर दो कंडीशन दे रहा है, प्रोटियस और टायरोसिनीमिया। टायरोसिन होता है ना, वो एक बेस है, वो है टायरोसिन, एक अमाइनो एसिड है ना। तो प्रोटियस प्रोटीन, और उसी के अंदर एक अमाइनो एसिड टायरोसीमिया। तो इस तरह टायरोसिनीमिया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यूटीआई पहले हमने फाउल स्मेल बताई यूटीआई की वजह से, और फाउल स्मेल किसकी होती है? फिशी। फिश से हमने निकाला कि यूटीआई हुआ है प्रोटियस। प्रोटियस मतलब एक प्रोटीन से लफ्ज याद करो, प्रोटियस और टायरोसिनीमिया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने की। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, इन्हीं दो लफ्जों पे, प्रोटियस और टायरोसिनीमिया पे, मैंने आगे कंडीशंस निकाली थी कि प्रोटीन किस में होती है। फिश के अलावा प्रोटीन अच्छी किस में होगी? एग्स में। लेकिन रोटन एग्स होंगे तो उसको हम क्या करते हैं? सिट देते हैं। रोटन एग्स हम सिस्ट देते हैं, तो सिस्टीन यूरिया को शो करने के लिए रोटन एग्स वाली स्मेल आएगी। ठीक है, और दूसरी हमने क्या किया था? टायरोसिनीमिया, नहीं सॉरी, सिस्ट देते हैं। मतलब हमने हमने देखा रोटन एग्स की हमें स्मेल आ रही थी, हमने अंडे फेंक दिए, लेकिन फिर हमें याद आया कि वहां पर चूहा मरा पड़ा था, चूहे की स्मेल थी। तो इसलिए चूहे के लिए हमने फिनाइल की गोलियां रखी हुई थी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कुटोन्यूरिया की गोलियां हमने रखी हुई थी, जिसकी वजह से माउस मरा था, उसकी माउस की स्मेल आ रही थी, बट हमने समझा कि ये रोटन एग्स की स्मेल है, जिसकी वजह से सिस्टेन्यूरिया समझते हमने हमने उनको सिस्ट दिया। ठीक है, तो इस तरह मैंने याद किए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये थे प्रोटीज के पॉइंट। दूसरा पॉइंट था टायरोसिनीमिया। टायरोसिनीमिया की वजह से जिस जहाँ फिश स्मेल आ रही है वहां पर एक और स्मेल आ रही है, रेंसिड, खराब हुए हुए की। फिश के पास से ऐसी स्मेल आती है, फाउल और रेंसिड स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये टायरोसिनीमिया तक मेरा पॉइंट कवर अप हो गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि अच्छा, हमने बनाना था बर्गर। कीमा गया हमारा, और फिश गई हमारी, अंडे भी गए। पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बची? गोभी बच गई थी, अंडे वाला बर्गर बनाना था, सॉरी। ठीक है, तो उसके पीछे हमारे पास सिर्फ गोभी बच गई थी, कैबेज। कैबेज जो है वो मैथ्यू साहब ले गए। मैथ्यू एक जमादार का नाम है, वो उठा के ले गया, मैथ्यू नहीं। वो मैल उस अब हमने उसको गालियां दी जिसकी वजह से उसका मैल अब्जॉर्प्शन हो गया, उसकी गंदी नजर हमने उसकी कैबेज पे लगा दी।
सब्जियां हो गई, सारा कुछ हो गया, पीछे बच गए फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर हमने कीटोन्यूरिया और एसीटोन की बात की थी। फ्रूटी या स्वीटी, देखो कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटो एसिडोसिस होता है, यानी कि जिसके अंदर बॉडी जो है वो उसकी तरफ चली जाती है, फैट की तरफ अपना सारा सिस्टम ले जाती है। तो कीटोन्यूरिया या एसीटोन, एसीटोन बेसिकली कीटो एसिडोसिस की वजह से प्रोड्यूस होता है कि जब बॉडी फैट से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो कीटोन्स बॉडी प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से स्मेल कौन सी आएगी, फ्रूटी या स्वीटी। ठीक है। अब स्वीटी से आगे आप निकालो स्वीटी, स्वेटी फिट, फीट, स्वेटी फीट, स्वीटी नहीं स्वेटी फीट, या मैं स्टोरी गलत लिख दी है। स्वेटी फीट से मिलाता है कि जैसे एक पसीने वाले पाँव से स्मेल आती है ना, तो ये आपको याद करना है, आइसोवैलेरिक एसिडीमिया एंड ग्लूटारिक एसिडीमिया। सिंपल एसिडीमिया लफ्ज याद कर लो, अगर नाम वहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं आना तो खाली एसिडीमिया लिख देना। किसी के पाँव से इतनी गंदी स्मेल आती है जितनी एसिड से भी नहीं आती, तो एसिडीमी उसे कहते हैं तेरे पाँव पे तेजाब, एसिड जा तेजाब से धो के या फिर स्मेल जाएगी, तो एसिडीमिया से स्वेटी फीट आ रहे हैं। और लास्ट पे बचा है अमोनाइकल, ये भी यूटीआई है, लेकिन किसकी वजह से, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से, या यूरिन बहुत पुराना हो गया, ओल्ड यूरिन का सैंपल पड़ा हो तो उसकी वजह से ये वाली स्मेल आती है। तो होप सो ये आपको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की स्टोरी में याद रह जाए। अगर 4-5 पॉइंट आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन राइट दिस। पीएच नॉर्मल 4.6 से 8.0 होती है। एसिडिक क्यों होगी, मीट या क्रैनबेरीज की वजह से। आप जैसे ही गोश्त खाते हो आपको सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो मीट या क्रैनबेरीज जो होंगी, ये बेरीज टाइप जो चीजें होती हैं, तो इनकी वजह से एसिडिक यूरिन होगा। और अगर अल्कलाइन है तो डेफिनेटली सैलड भी साथ, अगर खाने कीमे के साथ सैलड इस्तेमाल करो तो आपका साथ ही जो है वो सीने की जलन नहीं होती। तो वेजिटेबल्स, वेजिटेरियंस जो होते हैं उनके अंदर अल्कलाइन यूरिन होता है। या दूसरी कंडीशन क्या है कि यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए एज यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया की वजह से। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिया को तोड़ के अमोनिया बना देते हैं। ठीक है, वो अमोनिया जो है वो उस यूरिन की अल्कलिनिटी की तरफ ले जाता है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, डिपेंड करता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि यूरिन में दो ही चीजें हैं ना, या तो उसके अंदर सॉल्ट्स हैं या कोई भी कंपाउंड्स हैं, और दूसरा कंडीशन, दूसरा पोर्शन उसके अंदर वाटर का है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उन कंपाउंड की होगी वाटर की निस्बत, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इधर नॉर्मल लिखी हुई है 1.015 से 1.025, और इंक्रीज्ड क्यों होगी विद ओलिगी यूरिया। ओलिगी यूरिया मैंने कहा था कि कम यूरिन प्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली जब वाटर कम निकलेगा तो उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी ने तो निकालनी है, सॉल्ट्स को तो निकालना है, तो उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाए, उसके अंदर क्या होगा कि पानी कम जाएगा। ठीक है, पानी बॉडी के अंदर ही कम होगा, लेकिन बॉडी कंडीशन करेगी कि किसी तरह मैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स जो है वो बॉडी से निकाल दूं, तो इसलिए वो कंसंट्रेटेड यूरिन निकालेगी। एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए तो इस कंडीशन में भी ओलिगी यूरिया हो जाएगा। विद पोली यूरिया, पोली यूरिया के अंदर वो कहता है कि पानी भी तो ज्यादा है, पानी भी, यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर सॉल्ट्स भी बहुत ज्यादा है। और ये मोस्टली बॉडी जब डैमेज हो रही होती है तो उस कंडीशन में होता है कि बॉडी की डैमेजिंग पार्ट्स और डिफरेंट चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली डायबिटीज के साथ, डायबिटीज इस तरह साथ ही हाई यूरिन कंसंट्रेशन है, यूरिन आउटपुट भी ओके है, ज्यादा है, लेकिन उसके साथ सॉल्ट हमेशा ही ज्यादा निकल रहे होते हैं, तो बॉडी डैमेज हो रही होती है। और डिक्रीज किस केस में, पोलीयूरिया डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर मैंने बताया था कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, बट वाटर जो है वो प्रोड्यूस, जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसलिए पानी निकलता है बॉडी के अंदर से, लेकिन सॉल्ट से निकलते हैं, उस केस में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। आगे इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिकली इस तरह होते हैं कि कुछ प्लास्टिक की स्ट्रिप्स बनी होती हैं, उन स्ट्रिप्स के ऊपर ऑलरेडी जो है वो रिएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बनी बनाई स्ट्रिप्स होती हैं, उनको बस यूरिन के अंदर डिप किया जाता है, जो कलर चेंज आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट और व्हाट इज नॉट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यूजेज यही है कि लैब के अंदर जो है ना वो यूज किया जाता है यूरिन एनालिसिस के लिए 10 केमिकल टेस्ट हैं, और इमरजेंसी में यूज करने के लिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपने डायबिटिक की यूरिन, नॉर्मल यूरिन एनालिसिस है कि आपने यूरिन का स्टेटस चेक करना है, इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उसके लिए 10 केमिकल टेस्ट हैं। और अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में यूरिन एनालिसिस करना है तो वो एक ही कंडीशन होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर आपने डिटेक्ट करना है कि फौरन हमें पता लगेगा कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं हो रही, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है कि डायबिटीज के अंदर जब बॉडी के पास कार्ब्स को इस्तेमाल करने की कंडीशन नहीं होती तो बॉडी फैट्स की तरफ जाती है, जब फैट की तरफ जाती है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं। और इस कंडीशन के लिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर हम यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल, कीटोन्स का लेवल और प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं। आगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिसका लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं जिसका हम लेवल चेक करते हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि टेस्टिंग टाइम कितना है, यानी कि यूरिन के अंदर डिपस्टिक रख के उसके बाद कितनी देर बाद हमने चेक करना है कि क्या उसके अंदर चेंजेस है।
जनरल जनरल या इस तरफ जो नाम लिखे हुए हैं वही चीजें आगे उसने डिटेक्ट करनी है। तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, आपको याद आ जाएंगी इंशाल्लाह। आगे केमिकल एग्जामिनेशन है। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो कहता है कि प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ना, हमने यूरिन के अंदर डिटेक्ट करनी है कि व्हाट इज द प्रोटीन स्टेटस। ठीक है। तो अगर प्रोटीन यूरिया कंडीशन ये होती है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा आ रही है, नॉर्मल से हाई आ रही है, तो उसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। बेसिकली तो यूरिन को इस तरह समझो, बेसिकली यूरिन प्रोडक्शन को इस तरह समझो ना, एक किडनी है, किडनी से पहले ब्लड है, और किडनी के बाद यूरिनरी ट्रैक है। तो तीन स्टेजेस है हमारे पास, ब्लड, किडनी, यूरिनरी ट्रैक। तो तीनों के अंदर कहीं भी डिसऑर्डर आएगा तो डेफिनेटली आगे इश्यू चलेगा। तो इसके इसी तरह उसने कहा प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल से मुराद है ब्लड के अंदर की कंडीशन, पोस्ट रीनल से मुराद है कि किडनी के अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाए, या पोस्ट रीनल से मुराद है कि उसके बाद की कंडीशन में कोई डिसऑर्डर आ जाए, कि जब किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस कर दिया है और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक आना, यूरिटर्स हैं, अगर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, तो इस कंडीशन में कोई इश्यूज आ जाए। अब प्री रीनल के अंदर वो क्या कहता है, ब्लड के अंदर सबसे पहले आप देखो प्रोटीन होती है कौन सी है, सबसे अच्छी प्रोटीन, सबसे यानी कि जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसके अंदर कौन सी है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगर मसल्स के सेल्स की बात करोगे तो मायोग्लोबिन। तो इन दोनों का हाई लेवल हो जाना, हीमोग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। अब ब्लड हमारा किस में जा रहा है, कार्डियक, हार्ट के अंदर जा रहा है, दिल के अंदर गया तो दिल की डिजीजेस, सीएनएस के अंदर जा रहा है, दिल से होते हुए दिल ने कहाँ भेजना है, दिमाग में खून भेजा, दिमाग के डिसऑर्डर हो गए। दिमाग का डिसऑर्डर सबसे बड़ा क्या होता है, शॉक। ठीक है, झटका लगना। उसकी वजह से सारे मस्कुलर एक्सर्शन, समझ लो कि शॉक लगा उसको, और वो जो है ना उसके हाथ कांपने लगे, तो उसको आप क्या कहते हो, मस्कुलर एक्सर्शन। और हाथ कांपते कांपते जो चीज बहुत ज्यादा शेक कर रही है उसके ऊपर बुखार आ जाता है, तो इस तरह एक स्टोरी बन जाती है। पढ़ोगे तो याद रह जाएगी। रीनल प्रोटीन यूरिया, रीनल की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्रोटीन यूरिन के अंदर हाई आ रही है, और डिसऑर्डर जो है वो रीनल के साथ है, किडनी के साथ है, उसके अंदर रीनल इन्फार्क्शन है, कि रीनल को ब्लड सप्लाई लो हो जाना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोसिस है, देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहले, फिर नेफ्रोसिस, फिर मॉडरेट पोलीनेफ्राइटिस। सिर्फ नेफ्राइटिस लिख देना तब भी चल जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोसिस, नेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि पहले हमने किडनी की ओवरऑल बात की, रीनल इन्फेक्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोसिस और नेफ्राइटिस। ठीक है, उसके बाद हम उसके यानी कि पहले किडनी की बात की, रीनल इन्फेक्शन, फिर हम नेफ्रॉन पे आ गए, जो उसका एक यूनिट होता है, 3 पॉइंट उस पर लिखे। उसके बाद हम उसके और अंदर चले गए, ग्लैमरुलस लेवल पे चले गए, जिसके अंदर एक्यूट ग्लैमरुलर नेफ्राइटिस हो गया, और अमाइलोइडोसिस, और हिमेटोयूरिया, और पॉलीसिस्टिक किडनी। और पॉलीसिस्टिक किडनी ओवरऑल, जैसे हमने रीनल इन्फेक्शन के अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी का एक और पॉइंट हमने ऐड कर देना है। ठीक है, आगे आगे पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया के अंदर यही है कि यूरिनरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके अंदर जो है ना ट्यूमर्स आ जाएं या स्टोन्स बन जाए, तो ये सारी चीजें जो है वो उसके साथ इशू इस तरह कॉज करेंगे कि उसको उनके अंदर खराबी पैदा करने जाएंगे, या कोई स्टोन्स हैं तो वो किडनी डैमेज, उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक को डैमेज करना शुरू कर दें, डैमेज होंगे तो वहाँ से प्रोटीन रिलीज होकर हमारे यूरिन के अंदर आने लग जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास शुगर है, कि ब्लड के अंदर शुगर का आ जाना, उसके अंदर ग्लाइकोसोयूरिया। ग्लाइकोसोयूरिया इज बेसिकली सिंपली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। उसकी कंडीशन क्या है कि या तो डायबिटीज हुई हो, या रीनल ग्लूकोसोयूरिया हुआ हो, जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हो कि रीनल जो है वो जो किडनी है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो किडनी एक लेवल तक ग्लूकोज को डिटेक्ट करती है, उसको निकालती है। ठीक है, एक्सक्रीट करती है। एक थ्रेश होल्ड लेवल होता है कि मतलब फर्ज कर लो, मैं बताता हूँ कि 100 थ्रेश होल्ड लेवल है ना, तो अगर 100 ब्लड का लेवल है ना ग्लूकोज का, तो किडनी निकालेगी नहीं। ठीक है, और उस अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो किडनी उसको निकालना शुरू कर देगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, थ्रेश होल्ड लेवल जो है किडनी का वो लो हो जाता है। लो से मतलब कि 100 होता है ना, तो 80 पे आ जाता है। तो इस वजह से किडनी जो है वो उसका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है। फ्रुक्टोज, सर, अच्छा ग्लाइकोसाइड। जी। भाई ये पोस्ट रीनल और प्रोटीन यूरिया और प्री रीनल वाली टर्म एक दफा बता दें क्या है? पोस्ट रीनल मैंने बताया कि देखो हम इस पूरे प्रोसेस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ना। किडनी, दरमियान में आगे किडनी से पहले हमारे पास ब्लड होता है, जाहिर सी बात है ब्लड फिल्टर होता है, किडनी में आता है। और किडनी के बाद हमारे पास आगे की क्या कंडीशन होती है, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ठीक है, जिससे आगे यानी कि यूरिन बढ़ गया, आगे उसने जाना है। तो इस तरह वो कहता है कि प्रोटीन तीनों हिस्सों में कहीं भी डैमेज हो जाए तो ब्लड के यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन आनी ही आनी है। तो वो तीन उसने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, कि हो सकता है कि ब्लड के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आ रही है, हो सकता है किडनी के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिन में आ रही है, या हो सकता है कि किडनी या ब्लड में इशू ना हो, आगे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया हो कि जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है। देखिए समझ।
हाँ जी, लग गई। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है ग्लाइकोसियूरिया, मैंने बता दिया। फ्रुक्टोज, हमारे पास तीन ही तरह के न्यूट्रिएंट जो है ना वो कार्ब्स होते हैं, जो कि बेसिकली ब्लड के अंदर एंटर करने के में कामयाब होते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लाइकोटोज। ग्लाइकोसूरिया से यूरिया बता रहा है डायबिटीज के अंदर या रीनल ग्लूकोसूरिया के अंदर हो सकता है। फ्रुक्टोज का लेवल अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट खा रहे हैं वो, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, उसको तोड़ नहीं पा रही ग्लूकोज के अंदर, या उससे एनर्जी हासिल नहीं कर पा रही, तो भी फ्रुक्टोज का लेवल यूरिन के अंदर ज्यादा होगा। और ग्लैक्टोज के अंदर भी यही है कि अगर हम इनटेक ऑफ ग्लैक्टोज बहुत ज्यादा हो, या ग्लैक्टोसीमिया होगा। ग्लैक्टोसीमिया का मतलब ये है कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेटाबोलाइज ग्लैक्टोज। तो ये दोनों कंडीशन सेम है। थर्ड आ गया कीटोन। कीटोन यही है, जाहिर सी बात है, जैसे हमने ऊपर बात की डायबिटिक कीटोसिडोसिस। डायबिटीज वो कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी कार्ब्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। सेकंड कंडीशन इसमें बताया स्टारवेशन, यानी कि हम खा ही नहीं रहे। जब खा ही नहीं रहे तो कार्ब्स जाएंगे नहीं, कार्ब्स जाएंगे नहीं तो बॉडी अपने आप को तोड़ना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी के थ्रू वो एनर्जी लेगी, उसको भी हम कह देंगे। और अनबैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्ब्स लो हैं। तो तीनों कंडीशन रिलेटेड हैं। डायबिटीज के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वैसे ही हम कार्ब्स का लो इनटेक कर रहे हैं, या ओवरऑल ही नहीं खा रहे, तो तीनों कंडीशन में कीटोन्स बॉडी प्रोड्यूस होंगी। ऊपर जो है वो तीन कीटोन्स के नाम लिखे हुए हैं: एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। ये तीनों क्या हैं, कीटोन बॉडीज हैं। तो ये प्रोड्यूस होती हैं, और इनका हाई लेवल जब यूरिन के अंदर नजर आ जाए तो हम इसको क्या कह देंगे, कीटोएसिडोसिस, कीटोन बॉडीज होती हैं। फोर्थ वन इज बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बेसिकली क्या होता है कि देखो, ब्लड सेल का एक लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। आफ्टर डेट वो टूट जाते हैं, और उनके टूटने से जो है ना वो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है। अब लीवर ने क्या करना होता है, इस बिलीरुबिन को जो वो मतलब एट द एंड इसको एक्सक्रीट आउट करना होता है हमने। ठीक है। अच्छा, बिलीरुबिन अपीयर इन द यूरिन इन द केस, अगर ये बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर रह जाए बिलीरुबिन, तो इसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि बॉडी की सारी बॉडी आपकी पीले रंग की हो जाती है। तो कहते हैं कि बिलीरुबिन जब वो यूरिन के अंदर किस कंडीशन में ज्यादा आ सकता है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ऐसा कंडीशन जिसके अंदर लिवर डैमेज हो जाए। ठीक है। वायर हेपेटाइटिस के अंदर भी लिवर डैमेज होता है। हेपेटो का मतलब है लिवर, सेलुलर यानी कि लिवर के सेल्स, जॉन्डिस उसके अंदर इश्यू कोई आ जाए। या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से मुराद ये है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर, क्योंकि बाइल जो है ना वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू नहीं निकलना होता, ये बिलीरुबिन यूरिनरी ट्रैक के थ्रू नहीं निकलना होता। लिवर क्या करता है, लिवर बिलीरुबिन को, यानी कि जो रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुआ था, उसको थ्रू हमारे इंटेस्टाइन, फीकल पोर्शन के थ्रू जो है ना उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है। लेकिन अगर उस साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, या उस फर्ज कर लो वो, या लिवर सेल्स के अंदर ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कि वो जो बिलीरुबिन है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाते, तो क्या होगा कि बिलीरुबिन जो है वो ब्लड के अंदर ही एक्युमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड ने तो किडनी के थ्रू फिल्टर होना है, तो इसकी वजह से किडनी के यानी कि यूरिन के अंदर जो है वो बिलीरुबिन का हाई लेवल आना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ वन इज नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स बेसिकली शो करते हैं बैक्टीरिया की प्रेजेंस को। कुछ ऐसे ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो नाइट्राइट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन नाइट्राइट्स का लेवल हार्मफुल होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पॉजिटिव डिप्टिक टेस्ट के अंदर वो कहते हैं कि अगर 10,000 बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया आ जाएं पर एमएल, या उससे ज्यादा हो जाए, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट आया है, और उसके लिए फिर प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है। आगे चलते हैं, लिकोसाइड एस्ट्रेज। ये ऐसा एंजाइम है, ये एंजाइम जो लिकोसाइड एस्ट्रेज है, ये एंजाइम डब्ल्यूबीसीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है तो वाइट वो शो करेगा कि बॉडी के अंदर या यूरिन के इस पोर्शन के अंदर, ये इस पूरे ट्रैक के अंदर कहीं ना कहीं व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंस है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों प्रेजेंस होते हैं, वो डेफिनेटली इन्फेक्शन को शो करते हैं, किसी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं, ऐसे ही है। तो इसके अंदर जैसे उसमें नेफ्रोलिथियासिस, कोई कोई किडनी स्टोन्स बन गए हैं जो कि डैमेज कॉज कर रहे हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या डैमेजिंग कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, यूरिथराइटिस, यूरिथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो यूरिथराइटिस, यूरिथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस के अंदर जो है ना वो इन्फ्लेमेशन हुई है। ब्लैडर के अंदर ट्यूमर बन जाए, कोई स्टोन बन जाए, या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, फॉरेन बॉडीज आ जाए, या ट्यूबुलर टीबी हो जाए, तो इन सारी कंडीशन के अंदर वो क्या कहते हैं, लिकोसाइट एस्ट्रेज, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे आते हैं। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेमेशन है, डैमेजिंग हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, और व्हाइट ब्लड सेल्स के जो इंजाइम है वो रिलीज होता है लिकोसाइट एस्ट्रेज, उसकी प्रेजेंस यूरिन के अंदर इन सारी कंडीशन को क्या है, आइडेंटिफाई करेगी। नाउस पे ब्लड के अगर किडनी जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, इसी तरह जैसे हमने पहले प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल की बात की थी, यहाँ भी हम उसी की बात करेंगे। हेमेटोयूरिया की कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड यूरिन के अंदर ज्यादा होता है, तो उसके अंदर प्री रीनल के अंदर कहता है कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन,
ब्लीडिंग डायथेसिस और हीमोग्लोबिनोपैथीज। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा ब्लड लेवल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से डैमेजिंग होगी। ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, ग्लैमरुलस के अंदर अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली ब्लड सेल्स बहुत तेजी से जो किडनी के अंदर इंटर कर देंगे, उस ल्यूमन के अंदर ना। जो लूप ऑफ एनली और सारा हमने ट्यूबुलर पोर्शन पढ़ा हुआ 9th क्लास में। तो उसकी वजह से किडनी के अंदर जो है वो इतने प्रेशर से आएगा कि वो ब्लड सेल्स को भी धक्का दे देगा किडनी के अंदर, जिसकी वजह से वो यूरिन में शो होंगे। हिमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई बीमारियां हो जाएंगी, या ब्लीडिंग डायथेसिस के वेसल्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर वेसल्स के अंदर या किडनी के अंदर जो पोर्शन के अंदर है, या यूरिनरी ट्रैक के अंदर, मतलब प्री रिनल, रिनल से पहले पहले वेसल्स हैं, कंडीशन है, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। रिनल के अंदर ये कैलकुलाई, कैलकुलाई कहते हैं जिस तरह। अच्छा ये देखो, नेफ्रोलिथियासिस और कैलकुलाई, ये इन दोनों का मतलब स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं। और रिनल ट्यूमर, ये एक ही कंडीशन आ गई। एक्यूट वही, यहाँ पे भी हमने स्टोन्स की बात, यहाँ भी स्टोन की बात है। ग्लैमरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लैमरुलोनेफ्राइटिस है, यहाँ भी टीबी था, यहाँ भी टीबी, और ट्रॉमा यहाँ भी था, यहाँ भी है। तो ये सारी कंडीशन रेनल की सेम है, लिकोसाइट एस्टरेज के अंदर भी और यहाँ पे भी। पोस्ट रेनल डेफिनेटली कैलकुलाई ब्लड। देखो किडनी से पहले पहले स्टोन्स का बनना मुश्किल है, नामुमकिन है, ब्लड वेसल्स के अंदर स्टोन्स नहीं बन सकते। तो किडनी के स्टोन्स बनेंगे या किडनी के बाद जो ट्रैक है सारा, यूरिथ्रा है, यूरिटर्स है, ब्लैडर है, या यूरिथ्रा, वहाँ स्टोन्स बन सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर आप स्टोन्स की बात करोगे, इन्फ्लेमेशन की बात करोगे, ट्रॉमा की बात करोगे, किडनी के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद हो सकता है। नीचे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करोगे, ग्लैमरुलोनेफ्राइटिस जो है वो मतलब रीनल है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको ग्लैमरुलोनेफ्राइटिस कह दिया है। और पोस्ट रीनल है यानी कि उसके आगे पाथवेज हैं, तो उसके अंदर जो भी कंडीशन आ रही है उसको हमने कह दिया है कि वो मतलब यूरिनरी, इस केस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये आगे एक टाइप लिखी हुई है, हिमेटोयूरिया। प्लाज्मा कलर नॉर्मल होगा, यूरिन का कलर स्मोकी रेड होगा। हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल होगा, प्लाज्मा का कलर पिंक होगा, हिपेटोग्लोबिन लो होगा, रेड। ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, पोर्शन जो नंबर, ये यहाँ से शुरू होती है, फाइल नंबर 2, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, एक पेज। ये एक डेढ़ पेज रह गया, ये हम सेकंड मीटिंग में कवर करते हैं। लाइक 10 to 15 मिनट होंगे मीटिंग, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। लिंक जो है वो अगला मैं 5 मिनट में शेयर कर दूंगा।